नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम उपन्यास साहित्य के विकास के ऊपर जो है चर्चा करने वाले हैं। हिंदी उपन्यास साहित्य का विकास जो है किस तरह से होता चला गया। अब हम देख सकते हैं कि गद्य की शुरुआत जो है प्राचीन काल में नहीं हुई थी। गद्य का विकास ही नहीं हुआ था, तो गद्य की शुरुआत आधुनिक काल में, और आधुनिक काल में भी भारतेंदु हरिश्चंद्र युग से जो है उसकी शुरुआत हो गई। यानी गद्य की अन्य विभिन्न विधाओं की तरह उपन्यास साहित्य का विकास भी जो है आधुनिक काल में या भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग से शुरू जो है होता हुआ हमें दिखाई देता है। हिंदी में उपन्यास साहित्य का प्रारंभ बंगला और अंग्रेजी उपन्यासों के अनुकरण और संपर्क से हुआ, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। कुछ विद्वानों का मानना है कि हिंदी उपन्यास का प्रारंभ जो है संस्कृत से मानना है। वे संस्कृत के कादम्बरी, दश कुमार चरित आदि कथा ग्रंथों को उपन्यास मानते हैं और हिंदी उपन्यास का संबंध संस्कृत से जोड़ते हैं। यानी कुछ विद्वान हिंदी उपन्यास का संबंध संस्कृत से जोड़ते हैं और कुछ विद्वान हिंदी उपन्यास का संबंध बांग्ला और अंग्रेजी उपन्यास से जोड़ते हैं। वास्तव में बांग्ला और अंग्रेजी उपन्यासों से ही उपन्यास साहित्य का, हिंदी उपन्यास साहित्य का विकास जो है हो गया, ऐसा हम देख सकते हैं। अंग्रेजी भाषा के अनुकरण पर भारत में सबसे पहले बांग्ला भाषा में उपन्यास लिखे गए, फिर बांग्ला भाषा के अनुकरण पर हिंदी में उपन्यास लिखे गए। इस तरह अप्रत्यक्ष रूप में अंग्रेजी उपन्यास के प्रभाव से हिंदी उपन्यास का प्रभाव हुआ। यानी अंग्रेजी उपन्यास के तौर पर बांग्ला भाषा में उपन्यास लिखे गए और बांग्ला भाषा के उपन्यासों के आधार पर, उसके अनुकरण पर जो है हिंदी में उपन्यास जो है लिखे गए। यानी हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि पहले तो अंग्रेजी उपन्यास, उसके बाद बांग्ला के उपन्यास और बांग्ला के अनुकरण से हिंदी में उपन्यास जो है लिखे गए। यानी ये विकास का दौर जो है इस तरह से, यानी शुरुआत जो है हिंदी उपन्यास की शुरुआत जो है इस तरह से रही है, ऐसा हम देख सकते हैं। तो अब बात आती है कि विकास की। तो हिंदी उपन्यास को, हिंदी उपन्यास साहित्य को जो है वास्तव में मूल रूप में तीन भागों में विभाजित किया जाता है, तीन कालों में विभाजित किया जाता है। एक है प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और उसके बाद प्रेमचंदोत्तर युग। अब इसमें भी एक बात है कि हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। तो इस संबंध में बहुत सारे मतभेद दिखाई देते हैं, लेकिन हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास के तौर पर हम परीक्षा गुरु उपन्यास को जानते हैं। तो इसके संदर्भ में देखिए कि कुछ आलोचक इंशाअल्लाह खाके रानी केतकी की कहानी को प्रथम उपन्यास मानते हैं। कुछ विद्वान श्रद्धाराम फुलोरी के भागवती को पहला उपन्यास मानते हैं। आचार्य शुक्ल लाला श्रीनिवास के परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। अधिकांश विद्वान जो है परीक्षा गुरु को ही हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए जो है लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु जो है यह प्रथम हिंदी का मौलिक उपन्यास जो है परीक्षा गुरु, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास जो है हम देख सकते हैं। चाहे तो आप लिख कर लीजिए, मैंने स्क्रीन पर उसको लिखा है। या आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इंशाअल्लाह खाके कौन सा उपन्यास है जिसे मौलिक उपन्यास माना गया है। तो रानी केतकी की कहानी। श्रद्धाराम फुल्लरी का उपन्यास कौन सा है, तो भाग्यवती। ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन परीक्षा गुरु जो है ये हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास के तौर पर माना जाता है और इसे मानने का प्रथम श्रेय जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को जाता है। अब इसकी विकास की परंपरा हम देखेंगे। प्रेमचंद पूर्व युग। अब प्रेमचंद पूर्व युग में क्या हुआ, देखिए कि प्रेमचंद के आगमन से पूर्व अनेक उपन्यास लिखे गए। ये सारे उपन्यास घटना प्रधान, कल्पना प्रधान और चमत्कार प्रधान है। इनका उद्देश्य केवल जो है मनोरंजन था, मानव जीवन से इनका कोई संबंध नहीं था। केवल जासूसी, तिलिस्मी, अय्यारी ऐसे उपन्यास, यानी जासूसी, तिलिस्मी, अय्यारी, ये उपन्यास कैसे लिखे जाते थे। यानी जब भी आप उपन्यास जासूसी हो, तिलिस्मी हो, अय्यारी उपन्यास जब भी पढ़ते हैं तो आपको एक अलग प्रकार की आपका अलग प्रकार का मनोरंजन हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन वास्तव में समाज के लिए इसके माध्यम से कोई उद्देश्य या कोई प्रेरणा ऐसी प्राप्त नहीं होती दिखाई देती है। लेकिन यहाँ से तो उपन्यास की शुरुआत हो गई थी। तो तीन प्रकार के उपन्यास इस काल में लिखे गए। ये तो एक तो शुद्ध मनोरंजन के ऊपर तौर पर, एक तो उपदेश को लेकर,
और तीसरा है ऐतिहासिक। लेकिन ज़्यादातर जो है तिलिस्मी, एआईआर, जासूसी, ये उपन्यास लिखे गए और उसमें उपदेश प्रदान भी थे, लेकिन कम उपन्यास लिखे गए। ऐतिहासिक उपन्यास भी थे। तो इस युग के उपन्यास घटना प्रधान है। इनमें चमत्कारपूर्ण घटनाओं का जाल बिछा हुआ है, अमानवीय पात्रों की संख्या अधिक है। ऐतिहासिक उपन्यास नाम मात्र ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक उपन्यासों में भी रोमांचकारी घटनाएं जो है हमें दिखाई देती है। सामाजिक उपन्यास भी घटना प्रधान और कल्पना प्रधान है। इस युग में उपन्यास रचना का कोई ऐसा एक निश्चित रूप जो है नहीं दिखाई देता है। यानी उपदेश प्रधान भी उपन्यास थे तो वो भी रोमांचकारी थे, लेकिन यानी ज्यादातर तौर पर यहाँ पर जो है मनोरंजन के लिए ज्यादातर तौर पर उपन्यास लिखे गए हैं। इस युग में भाषाओं की उपन्यासों का, अन्य भाषाओं की उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद भी हुआ है। विशेषतः बांग्ला भाषा के उपन्यासों का जो है अनुवाद हिंदी में हुआ है। इसके साथ साथ उर्दू, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी, यानी इन भाषाओं के उपन्यासों का अनुवाद जो है या उपन्यासों का अनुवाद जो है हिंदी में हुआ है। इस युग में प्रमुख उपन्यासकार देखिए जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो इस युग में प्रथम उपन्यासकार का नाम जो आता है वह देवकीनंदन खत्री। देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी है, किशोरलाल गोस्वामी है। तो देवकीनंदन खत्री जो है इनका महत्वपूर्ण उपन्यास जिसे हम चंद्रकांता के नाम से जानते हैं। तो इसके बाद चंद्रकांता के बारे में एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि चंद्रकांता एक ऐसा उपन्यास है जिसको पढ़ने के लिए लोगों ने, बाहर के लोगों ने हिंदी सीखी थी। यानी हिंदी भाषा के विकास में भी जो है चंद्रकांता उपन्यास का योगदान जो है महत्वपूर्ण है। उन्होंने देवकीनंदन खत्री के चंद्रकांता है, चंद्रकांता संतति है, तो ये तिलिस्मी उपन्यास है। सड़क तिलाश, खूनी कौन है, गहमरी जी के, गोपाल राम गहमरी के जासूसी उपन्यास है। गहमरी ने लगभग 2 दर्जन उपन्यास लिखे हैं। किशोरलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, राधाकृष्ण दास आदि लेखकों ने सामाजिक उपन्यास लिखे। उसमें बालकृष्ण भट्ट के नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान, एक सुजान, तो इस तरह से ये उपन्यास हमें दिखाई देते हैं। लेकिन आपको इतना ध्यान में रखना है कि प्रेमचंद पूर्व युग में तिलस्मी और जासूसी उपन्यास ज्यादा लिखे गए। तिलस्मी और जासूसी उपन्यास जो है लिखे गए, इसको आप नोट करके रखिए। तिलस्मी और जासूसी, तिलस्मी जासूसी उपन्यास जो है लिखे गए और उसमें महत्वपूर्ण जो उपन्यास था वह था चंद्रकांता। उनका महत्वपूर्ण जो है उपन्यास हमें दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर कहा जाता है कि कई इस काल के सामाजिक उपन्यासों में नैतिक शिक्षा, सुधार, भारतीय आदर्श, पाश्चात्य सभ्यता की कटु आलोचना है। तिलस्मी जासूसी उपन्यासों में शुद्ध मनोरंजन, यानी इस युग के उपन्यासों में ज्यादातर तौर पर हमें केवल मनोरंजन ही दिखाई देता है। तो प्रेमचंद पूर्व युग में आपको इतना ध्यान में रखना है कि इसमें तिलस्मी, जासूसी, एआईआर उपन्यास लिखे गए। इसमें महत्वपूर्ण उपन्यास देवकीनंदन खत्री जिन्होंने तिलस्मी उपन्यास लिखे, जिसमें तिलस्मी उपन्यासों में चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, इन उपन्यासों के नाम जो है आते हैं। उसके बाद जो आता है दूसरा युग जो आता है वह है प्रेमचंद युग। प्रेमचंद युग अब देखिए कि प्रेमचंद युग हिंदी उपन्यास साहित्य को एक अलग मोड़ पर, एक अलग दर्जा देने का काम जब प्रेमचंद युग में होता हुआ हमें दिखाई देता है। तो प्रेमचंद उपन्यास साहित्य में युग प्रवर्तक के रूप में प्रेमचंद को जाना जाता है। उन्होंने हिंदी उपन्यास को जासूसी और एआईआर उपन्यासों के मायाजाल से निकालकर मानव जीवन की वास्तविकता से जोड़ने का काम जो है प्रेमचंद ने पहली बार किया। यानी जैसे देखिए कि पहले उपन्यास जो है केवल शुद्ध मनोरंजन के हेतु से लिखे जाते थे, तो उसको बाहर निकालकर लोगों तक या उपन्यास को जनजीवन से, समाज जीवन से, सामाजिक समस्याओं से जोड़ने का काम, यथार्थ जीवन से जोड़ने का काम पहली बार प्रेमचंद ने किया हुआ दिखाई देता है। उनके सेवा सदन उपन्यास के प्रकाशन से हिंदी उपन्यास साहित्य को एक नई दिशा मिली तथा उपन्यास में जनजीवन का चित्रण होने लगा। यही कारण है कि उपन्यास के अंतर्गत या उपन्यास साहित्य के विकास का अंतर्गत या हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक उपन्यास सम्राट के रूप में, उपन्यास सम्राट, आपको प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि उपन्यास सम्राट कौन है। तो उपन्यास सम्राट जो है
प्रेमचंद को माना जाता है। तो ये आप ध्यान में रखिए कि उपन्यास सम्राट जो है प्रेमचंद है। आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए भी पूछा जा सकता है। और प्रेमचंद ने कुल मिलाकर जो है 12 उपन्यास लिखे हैं। उसमें प्रेमा, प्रतिज्ञा, वरदान, गबन, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, कर्मभूमि, कायाकल्प और गोदान। तो गोदान तो हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण कृति या महत्वपूर्ण रचना के रूप में जाने जाते हैं। और इस उपन्यास के लिखने के बाद जो है किस तरह से किसानों का जो है किसानों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, किस तरह से साहूकारी पद्धत होती है, किस तरह से उनके लूटा जाता है, किसान किस तरह से अपने ही खेत में मजदूर बन जाता है। तो ये सारी बातें जो है आपको एक होरी के पात्र के माध्यम से प्रेमचंद ने अपने सामने रखने की कोशिश की और पूरे भारत की आंखें खोलने का प्रयास जो है किसानों की समस्या के संदर्भ में प्रेमचंद ने किया हुआ हमें दिखाई देता है। तो वह काम जो है गोदान उपन्यास के माध्यम से होता हुआ हमें दिखाई देता है। और प्रेमचंद युग में अन्य उपन्यासकार भी थे जिनके नाम आते हैं कि जैसे जयशंकर प्रसाद है, विश्वम्भरनाथ कौशिक है, तो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री है, सियाराम शरण गुप्त है। तो प्रेम इन्होंने क्या किया है कि समाज जीवन को लेकर जो है ज़्यादातर रूप में उपन्यास लिखे हुए दिखाई देते हैं। जैसे देखिए विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक का माँ भिखारिनी, जयशंकर प्रसाद का कंकाल तितली, बेचैन शर्मा का शराबी, दिल्ली का दलाल, चतुर्सेन शास्त्री का हृदय की प्यास आदि महत्वपूर्ण इनके उपन्यास हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस युग में हिंदी उपन्यास साहित्य कलात्मक बनना और वास्तविक रूप में लोगों के जनजीवन से जुड़ने का काम जो है इस उपन्यासों के अंतर्गत आता है। लेकिन इसमें भी प्रेमचंद ने का योगदान जो है यहाँ पर बहुत बड़ा रहा है। इन्होंने अपने युग की सामाजिक समस्याओं को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने का काम जो है किया और राष्ट्रीय और सामाजिक स्तर पर उथल पुथल मचाने का काम जो है प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों के माध्यम से किया हुआ दिखाई देता है। उसके बाद आता है तीसरा आता है प्रेमचंदोत्तर युग। प्रेम चंदोत्तर युग। अब देखिए कि प्रेमचंद के बाद उपन्यास साहित्य का विविधमुखी विकास हुआ। यानी अलग अलग तौर पर अलग अलग विषयों को लेकर, अलग अलग घटनाओं को लेकर, अलग अलग समस्याओं को लेकर उपन्यास लिखे गए। उसमें देखिए कि मनोवैज्ञानिक उपन्यास यानी प्रेमचंद युग में पूरे समाज जीवन के यथार्थ का चित्रण हुआ, लेकिन मानव मन में बहुत सारी शंकाएं या बहुत सारा दर्द जो है छुपा हुआ होता है, बहुत सारी बातें छुपी हुई होती है। तो उसको बाहर निकलने का काम जो है इस युग में मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों ने किया हुआ दिखाई देता है। तो मनोवैज्ञानिक उपन्यास इस युग में दिखाई देते हैं। उसमें आपको जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, अज्ञे का नाम आएगा। अज्ञे ने भी अज्ञे की शेखर एक जीवनी, तो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, आप इसको लिख कर भी रख सकते हैं। शेखर एक जीवनी, ये अज्ञेय जी का जो है महत्वपूर्ण उपन्यास है, अज्ञेय जी का, और एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। उसके बाद उन्होंने नदी के द्वीप भी एक उपन्यास लिखा है। जैनेन्द्र का सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, ये भी महत्वपूर्ण उपन्यास है। इलाचंद्र जोशी का सन्यासी, पर्दे की रानी आदि उपन्यास है। उसके साथ साथ सामाजिक उपन्यास भी इस युग में लिखे गए हैं। यानी एक बात ध्यान में रखिए कि प्रेमचंदोत्तर युग के अंतर्गत जो है एक तो मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखे गए, दूसरे लिखे गए सामाजिक उपन्यास। उसमें उपेंद्रनाथ अश्क जी आते हैं, उन्होंने सितारों का खेल, गिरती दीवारें, भगवती चरण वर्मा का पतन, आखिरी दाव, भूले बिसरे चित्र, अमृतलाल नागर का बूंद और समुद्र। अमृतलाल नागर का बूंद और समुद्र भी एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसको आप ध्यान में रखिए। विष्णु प्रभाकर का तट के बंधन, राजेंद्र यादव का सारा आकाश, उखड़े हुए लोग। तो इस तरह से इस युग में सामाजिक उपन्यास लिखे गए। उसके साथ साथ साम्यवादी उपन्यास भी लिखे गए। यानी एक देखिए, एक मनोवैज्ञानिक
दूसरा सामाजिक, तीसरा साम्यवादी, चौथा ऐतिहासिक, पांचवा आंचलिक। तो यहाँ पर हमने मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के बारे में तो देखा, सामाजिक उपन्यासों के बारे में देखा कि सामाजिक समस्याओं को लेकर, समाज जीवन को लेकर ये उपन्यास लिखे गए यानी प्रेमचंदोत्तर युग में। उसके बाद साम्यवादी उपन्यास यानी वर्ग विषमता, आर्थिक शोषण, जीवन संघर्ष आदि को लेकर जो है क्रांतिकारी विचारों को लेकर ये साम्यवादी उपन्यास लिखे गए हैं, जिसमें यशपाल का नाम जो है प्रमुख साम्यवादी उपन्यासकारों में आता है। उसमें यशपाल के उपन्यास देखिए, देशद्रोही, दादा कॉमरेड, पार्टी कॉमरेड, मनुष्य के रूप, झूठा सच। अब झूठा सच एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जा सकता है। झूठा सच ये यशपाल का महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। उसके साथ साथ राहुल सांस्कृत्यायन का है जिन्होंने सिंह सेनापति, ओल्गा से गंगा तक, नागार्जुन की रतिनाथ की चाची, दुख मोचन। उसके बाद ऐतिहासिक उपन्यास भी यानी ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर, ऐतिहासिक पात्रों को लेकर जब भी उपन्यास लिखे जाते हैं और ये इतिहास की पन्नों को खोलकर जो है समाज को कुछ ना कुछ संदेश देने का प्रयास जो है इस उपन्यासकारों ने किया हुआ दिखाई देता है, जिसमें उन्नावलाल वर्मा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाणभट्ट की आत्मकथा महत्वपूर्ण उपन्यास है, या रंगे राघव का मुर्दों का टीला है, चतुर्सेन शास्त्री का वैशाली की नगरवधु है। तो ये उपन्यास जो है महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है आंचलिक उपन्यास यानी अंचल मने एक विशिष्ट क्षेत्र, एक विशिष्ट अंचल जिसे हम कहते हैं, एक विशिष्ट क्षेत्र को लेकर जब भी उपन्यास लिखा जाता है तो उसे आंचलिक उपन्यास जो है कहा जाता है। तो आंचलिक उपन्यासों में जो है फणीश्वरा रेणुका महिला अंचल प्रति परिकथा, ये महत्वपूर्ण उपन्यास जो है आते हैं। तो आंचलिक उपन्यास भी आप ध्यान में रखें। तो उसमें मासूम राजा का आधा गांव भी है, नागार्जुन का बलचनमा उपन्यास भी है। तो प्रेमचंदोत्तर युग में मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, साम्यवादी, ऐतिहासिक, आंचलिक इस दृष्टि से जो है उपन्यास लिखे गए। अब और एक युग आता है, उसको हम स्वतंत्रता काल या प्रयोगशील परंपरा के रूप में जानते हैं। इसमें अंतर्गत जो है उपन्यास के धरातल पर जो है नए नए प्रयोग जो है किए हुए हैं। उसमें मोहन राकेश है, उषा प्रियवंदा है, कृष्णा सोबती है। तो देखिए कि मोहन राकेश का अंधेरे बंद कमरे, उसमें मन्नू भंडारी का आपका बंटी एक उपन्यास ध्यान में रखिए, कमलेश्वर का डाक मंगला है, कितने पाकिस्तान है। तो इस तरह से उपन्यास साहित्य का विकास जो है होता हुआ हमें दिखाई देता है। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि उपन्यास साहित्य का विकास की शुरुआत जैसे देखिए अंग्रेजी उपन्यासों से हुई, अंग्रेजी से वो बांग्ला में आए, बांग्ला से का अनुकरण हिंदी में हुआ और उपन्यास का विकास हुआ, और उपन्यास का विकास, हिंदी उपन्यास का विकास भारतीय हिंदू युग में हुआ। उसके बाद उपन्यास साहित्य की परंपरा हमने देखी, उसमें भी प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को थोड़ी सी जानकारी उसके लिए, और उपन्यास साहित्य के परंपरा में 4 सीढ़ियाँ हमने देखी या विकास की परंपरा हमने देखी, प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग और स्वतंत्रता के बाद का युग। तो ये सारी चर्चा हमने यहाँ पर जो है की हुई है। तो आपको इसके तौर पर यदि आपके मन में कुछ भी शंका आती है, यदि आपको कुछ बातें समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे सीधे तौर पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है आप विकास की परंपरा को ध्यान में रखिए, इसमें प्रेमचंद के उपन्यासों के को ध्यान में रखिए, मनोवैज्ञानिक उपन्यास प्रेमचंद के बाद जो लिखे गए उनको ध्यान में रखिए। तो इसके ऊपर जो आपको प्रश्न आ सकते हैं, तो यहाँ हम रुकेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।